कि अगर मेरा राजा, उस क्षेत्र का राजा ईमानदार हो तो चोरी, डकैती, बेईमानी, घूसखोरी तो छोड़ दीजिए, मंदिर से चप्पल तक गायब नहीं होगा। और मैं आज आपसे पूछूं कि 3 ऐसे किसी नेता का नाम लेना हो जो स्वर्गीय हरिवंश सहाय जी या स्वर्गीय हरिकेवल प्रसाद जी या स्वर्गीय कामेश्वर उपाध्याय जी, जिससे बड़े नेताओं की तरफ से उन्होंने भी जनता के बीच अपनी जन नेता वाली छवि बना कर रखी हो, जैसे कौन से 3 नेता का नाम आप ले सकते हैं? लेकिन कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि आज तक मैं इनको काम के एवज में 1 कप चाय तक पिलाया। आपको कब एहसास हुआ कि मैं बड़े बाप का बेटा हूँ? कभी ऐसा लगा? एक पिक्चर आई थी दबंग 2, लेकिन जब आपके मन में अगर इतना समर्पण का भाव है और इतनी ईमानदारी है तो आप जनता के सड़क पर उतर के आंदोलन क्यों नहीं करते? आज के युग में ऐसा कोई नेता नहीं है जो अब गरीब कमजोर के हितों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता। राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया है कि जब मूर्ति लगवाने की बात हुई थी और आपने कार्यक्रम कराया था तो सिर्फ एक ही जाति के लोगों को कार्यक्रम क्यों बुलाया था? जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे पिताजी विधायक थे। मैं जब हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहा था तो मेरे पिताजी विधायक थे। जब BA MA कर लिया तो मेरे पिताजी सांसद थे। और जब और होशियार हुआ और परिपक्व हुआ तो प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री। उस दौर के जब आपके पिताजी नेता थे और उन लोगों के अंदर इतनी साहस होती थी, इतनी हिम्मत होती थी कि अधिकारियों से सीधे लड़ जाते थे, तो आज के दौर के नेताओं में इतनी हिम्मत क्यों नहीं आती? मैंने भी दल बदला है तो मेरे भी दल बदलने की वजह से मेरी भी छवि पर प्रभाव पड़ा। कुछ लोगों के मन में ये भी विचार आ रहा था कि अब अधिकांश नेता लोग अब सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। एक ही पार्टी में कई नेता हैं जिनकी विचारधारा एक ही है, लेकिन आपस में कोई उनका संबंध ही नहीं है। आपस में अनबन क्यों बना रहता है एक ही पार्टी के नेताओं में? और उनको खाम पर थाने की पुलिस ने पीट पीट करके मार डाला था। लोग बात बात में कह देते हैं कि अरे हम सांसद विधायक के बेटे थोड़े हैं। तो सर, जब आप सांसद विधायक के बेटे हैं और आप किसी सामान्य परिवार के युवाओं से अपनी तुलना करते हैं तो क्या अंतर होता है? समाजवादी जनता दल ने कहा कि आप हमारे दल में आ जाइए और हम आपको कैबिनेट मंत्री बना देंगे। हरिवंश सहाय राजनीति के चाणक्य थे। और चाणक्य उसी को कहा जाता है कि जो खुद कुछ बने चाहे न बने लेकिन सामने वाले को राजा जरूर बना दे। नमस्कार, मेरा नाम सूरज गुप्ता है और आप नमस्कार पूर्वांचल देख रहे हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आज के हमारे खास पॉडकास्ट में एक ऐसे व्यक्ति उपस्थित है जिनके परिवार ने दशकों तक इस क्षेत्र को राजनीति में एक नई दिशा प्रदान की। इनके पिताजी पूर्व में 4 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार सांसद रह चुके हैं और 1 बार राज्य में दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इनका नाम डॉक्टर अरविंद सहाय है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पूर्वांचल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी बात को आपके मंच के माध्यम से रखने का मौका दिया। सर, हम खास बातचीत आज करना शुरू करें उससे पहले हम इस विषय से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि क्षेत्र में जब भी बात राजनीति की होती है तो हर व्यक्ति के जुबान पे एक नाम रहता है, स्वर्गीय हरिवंश सहाय की। आप उनके पुत्र हैं, तो एक पुत्र होने के नाते आज के दौर में आप जब उनको याद करते हैं तो सबसे ज्यादा किस बात के लिए याद करते हैं? मेरे पिताजी जब मात्र 27 साल के थे तो भाटपारानी विधानसभा क्षेत्र में एक शिक्षक और किसान होने के बाद जनता के दिलों पर राज करते हुए और 29 साल की अवस्था में ही भाटपारानी से एक पहली बार विधायक हुए थे जब संसाधनों की कमी थी। और 1996 तक कभी विधानसभा में जीतते थे, कभी हारते थे। लगभग 4 बार चुनाव जीते और 1996 में अंतिम बार देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। और इस लंबी राजनीतिक दौर में एक भी आरोप उनके ऊपर नहीं लगा। जनता के हितों के लिए, गरीब कमजोर गरीब के लिए हमेशा संघर्षरत रहते थे और ईमानदारी के जीवंत प्रमाण थे। अपने साथ रहने वाले तमाम साथियों को विभिन्न पदों पर पहुंचाने का कार्य किए थे, जिस वजह से आज
भाटपारानी क्षेत्र की जनता उनके न रहने पर भी उन्हें जीवंत रखती है। जब आपके पिताजी इतने बड़े राजनीति में अपना पहचान बनाए थे तो आपने क्या सीखा उनसे? सबसे पहले तो ईमानदारी, हाँ। और दूसरा किसी भी के भी समस्या के लिए, गरीब हो, कमजोर हो, दबा कुचला हो, उसके पास वोट बैंक हो या न हो, लेकिन अगर उसके साथ जुर्म जाती हुई है तो उसके लिए संघर्ष करने के लिए, पूरी ताकत लगा देने के लिए एक जज्बा दिया था। और सर, बात बात में हम अक्सर गांव में सुनते हैं कि जब गांव के किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आ जाती है तो लोग बात बात में कह देते हैं कि अरे हम सांसद विधायक के बेटे थोड़े हैं। तो सर, जब आप सांसद विधायक के बेटे हैं और आप किसी सामान्य परिवार के युवाओं से अपनी तुलना करते हैं तो क्या अंतर होता है? नहीं, हम तो जैसे सामान्य लोग हैं, मैं अपने आप को वैसे ही सामान्य समझता हूँ। मेरे पिताजी ने कभी इस आधुनिकता के दौर में हमें पाला ही नहीं। जैसे आम किसान का बेटा, आम आदमी का बेटा जैसे रहता था वैसे ही मैं रहा। मैं तो अपने हाथ से उन्हीं के निर्देश पर मैं अपने हाथ से गेहूं का बीज छीटा हूँ, गन्ने का गेड़ी गिराया हूँ, गन्ने को पाट करके बराबर किया हूँ, गन्ना छिलवाया हूँ, गन्ने को ट्रैक्टर ट्राली पर लदवा करके और मिल तक पहुंचाने तक का काम किया हूँ। आपको कब एहसास हुआ कि मैं एक बड़े बाप का बेटा हूँ? कभी ऐसा लगा? हमको नहीं कभी लगा कि मैं किसी बड़े बाप का बेटा हूँ। मैं बस इतना मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि मैं हरिवंश सहाय का बेटा। जब छात्र जीवन में आप भी रहे होंगे, किसी बड़े कॉलेज में जब आप पढ़ने जा रहे होंगे तो ऐसा होता होगा ना कि मित्र तो कहते होंगे कि अरे तू सांसद जी का लड़का है, विधायक जी का लड़का है, मंत्री जी का लड़का है। ना, कभी महसूस नहीं किया मैं, कभी महसूस नहीं किया। मैं हॉस्टल में भी रहा हूँ तो मैं अपने हाथ से बना करके खाता था, अकेले रहता था, तमाम मित्रों के साथ वैसे ही जैसे सामान्य दोस्त मित्र रहते थे वैसे ही मैं भी रहता था। तो जब आप इतने बड़े राजनीतिक परिवार से आते थे उसके बावजूद भी आपके अंदर इतना साधारण विचार कैसे रहा? अब पिताजी द्वारा दी गई हुई संस्कार और संस्कृति है जिसको मैं अनवरत चलाते रहा हूँ। आपके पिताजी ने ऐसा क्या सिखाया जो आपको आज भी लगता है कि पिताजी की उस सीख को मैं अभी भी अपने जीवन में अपनाता हूँ और आजीवन उसको पालन करते रहूंगा? ईमानदारी, हाँ। आम जनता के प्रति, उसके काम के प्रति जितनी ईमानदारी बरतनी हो उतनी ईमानदारी बरतने का प्रयास करता हूँ। 50 से अधिक उम्र हो गया और आप लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्र की जनता से, आम लोगों से आप रूबरू भी होते होंगे, लेकिन कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि आज तक मैं इनको काम के एवज में एक कप चाय तक पिलाया। किसी को ये नहीं कह सकता कि उनके काम के एवज में या किसी कारणवश मैं उनके गाड़ी में 1 लीटर डीजल या पेट्रोल भरवाया। कोई नहीं कह सकता किसी के यहाँ तक कि मैं प्रयास करता हूँ कि सामने वाला जिसकी समस्या है, जो आया है, मैं उसके मोबाइल को भी मैं इस्तेमाल नहीं करता कि उसकी 1% बैटरी कहीं ना खर्च हो जाए। आज तक मेरे ऊपर कोई आरोप कोई साबित कर देगा तो मैं उसी दिन इस राजनीति के कपड़े को निकाल करके और मैं सामान्य जिंदगी जैसे जीता हूँ वैसे ही जीते रहूँ। तो जब आपके ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं है और आपको लगता है कि आप इतने ईमानदार व्यक्ति हैं, तो जब आपके पिताजी की राजनीतिक यात्रा का विश्राम हुआ, जब उन्होंने चुनाव लड़ना बंद किया, तो फिर उस समय से आपने राजनीति में अपनी सक्रियता क्यों नहीं दिखाई, चुनाव क्यों नहीं लड़ा? नहीं, मेरे पिताजी अपने राजनीतिक कार्यकाल में कभी यह प्रयास नहीं किए कि उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़े। अब मैं राजनीति में इसलिए आया उनके न रहने के बाद। जब तक वो जिंदा थे मैं उनके साथ रहता था, उनके सुख दुख में हमेशा अनवरत जहां जहां वो मुझको लगाते थे, जिस काम में लगाते थे, जब भी चुनाव होता था या किसी की समस्या होती थी लगाते थे तो मैं उस काम को करता था, लेकिन मैं पिताजी के लिए करता था। अब मैं पिताजी के नाम को जीवंत रखने के लिए करता हूं ताकि किसी गरीब के साथ अगर अन्याय होता है, किसी गरीब के साथ समस्या हो, तो आज उसको उस अभाव की कमी ना महसूस हो। बिल्कुल। लेकिन जब
कोई भी व्यक्ति राजनीति में आता है और उनके परिवार के लोग जब राजनीति करते हैं और बड़ा राजनीतिक परिवार बनाए रहते हैं, तो लोग भी प्रयास करते हैं कि ये राजनीतिक यात्रा हमारे परिवार के लोग आगे तक लेके जाए। लेकिन मैं देखता हूं कि आप एक डिग्री कॉलेज के प्राचार्य बन जाते हैं, आपके बड़े भाई साहब न्यायाधीश बन जाते हैं और आपके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं आता। ऐसा तो होना चाहिए था ना कि इस राजनीतिक यात्रा को हम लेके जाएं। ठीक है, हमारे परिवार के लोग जो शिक्षित हैं या अन्य किसी व्यवस्थाएं में लगे रहे, लेकिन एक व्यक्ति तो राजनीति में आना चाहिए था। यह आज के परिस्थिति में ऐसा हुआ है जब राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया है। इस व्यवसायीकरण के बाद यह परिस्थितियां अब नई परिपाटी पैदा हुई। पुराने लोग जिस युग के वो लोग राजनीति करने वाले लोग थे, उस युग में कोई अपना उत्तराधिकारी इसके लिए बनाता नहीं। हाँ, यह जरूर किए कि अपने साथ रहने वाले कार्यकर्ता साथियों को विभिन्न मंचों के माध्यम से विभिन्न पंचायतों में भेजने का अनवरत काम किया। आज भी भाटपारानी के राजनीति को समझने वाले लोग इस बात को जानते हैं, कहते भी हैं कि हरिवंश साहब राजनीति के चाणक्य थे। और चाणक्य उसी को कहा जाता है कि जो खुद कुछ बने चाहे न बने, लेकिन सामने वाले को राजा जरूर बना दे। जब अभी भी बात राजनीति की होती है तो सबके जुबान पे 3 नाम आता है, स्वर्गीय हरिवंश साहब, स्वर्गीय हरिकेश प्रसाद और स्वर्गीय कामेश्वर उपाध्याय। आज के समय में वैसे कोई नेता क्या आपको नजर आते हैं? वो एक पीढ़ी थी जो गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, दुखियों के लिए अनवरत ईमानदारी पूर्वक संघर्ष करती थी। छोटे छोटे मामले, अत्यंत गरीब जिसका फटा हुआ कुर्ता हुआ करता था, पैर में चप्पल नहीं हुआ होता था, पैर में बेवाई फटी रहती थी, और वह गरीब अगर किसी सामंती, किसी दबंग के खिलाफ आता था तो ये लोग पीछे कदम नहीं उठाते थे। उसके लिए अपना पूरा ताकत लगा करके उसके लिए संघर्ष करते थे और संघर्ष करके उसको न्याय दिलाने का काम करते थे। ऐसे तमाम उदाहरण है, जिसको मैं उदाहरण में दूंगा तो लंबा समय लगेगा, इसलिए उस उदाहरण को देना नहीं चाहता क्योंकि बहुत लंबा है। हर गरीब कमजोर जो भी इनके दरवाजे पर आता था, इन लोगों से कहता था, उसके लिए ये लोग 5 कदम चलते थे, उसको न्याय दिलाने का प्रयास करते थे। यह नहीं देखते थे कि हमारा वोट बैंक खिसक तो नहीं जाएगा, वोट बैंक के लिए नहीं, न्याय के लिए काम करते थे। आप तो दशकों से राजनीति को देख रहे हैं, राजनीति को समझ रहे हैं और बहुत करीबी से राजनीति से आप जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और मैं आज आपसे पूछूं कि 3 ऐसे किसी नेता का नाम लेना हो जो स्वर्गीय हरिवंश साहब जी या स्वर्गीय हरिकेश प्रसाद जी या स्वर्गीय कामेश्वर उपाध्याय जी, जिससे बड़े नेताओं की तरफ से उन्होंने भी जनता के बीच अपनी जन नेता वाली छवि बना कर रखी हो, जैसे कौन से 3 नेता का नाम आप ले सकते हैं? मैं नाम नहीं रख पाऊंगा, आज के परिस्थिति में ऐसा कोई नाम नहीं है जिस मैं खुद को कहता हूं इन लोगों जैसा बन पाना। शायद ये लोग युग पुरुष थे और इन युग पुरुषों की तुलना हम सिर्फ इन्हें आदर्श के रूप में देख सकते हैं। आज के युग में ऐसा कोई नेता नहीं है जो अब गरीब कमजोर के हितों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता हो। कभी भी चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे अपने ही दल के, मेरे पिताजी तो विधानसभा में अपने ही सरकार के खिलाफ आवाज उठा दिए थे और सरकार ने जैसा कि मेरे पिताजी बताते थे कि 1972 में मेरा भी जन्म नहीं हुआ था, लखनऊ में एक बड़ा भूखंड, उस बात को दबाने के लिए, उस मुद्दे को न उठाने के लिए उस समय की सरकार ने देने का प्रयास किया था। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, मैं यह काम नहीं कर सकता। आज वो अरबों खरबों की संपत्ति होती, लेकिन वो ईमानदारी पूर्वक रहे। तमाम सत्ता के दौर में पद के लालच में लोग इधर उधर चले जाते थे, लेकिन वह कभी इस तरह की कोई भूमिका इन्होंने नहीं दिखाया। एक बार की कहानी बता दे रहा हूं। मेरे पिताजी 1989 में जनता दल से चुनाव जीते थे और 90 में के दशक में 1990 में जनता दल का विखंडन हुआ और एक बना समाजवादी जनता पार्टी दल और एक जनता दल बना।
समाजवादी जनता दल ने कहा कि आप हमारे दल में आ जाइए और हम आपको कैबिनेट मंत्री बना देंगे, जो मेरे आंख के सामने हुआ। लखनऊ के मीराबाई मार्ग पर आवास था और उसी में हम थे। तमाम उस दल के नेता लोग, विधायक लोग, मंत्री लोग आए थे, बड़े नेता लोग। तो बाबूजी ने ये पूछा कि चुनाव चिन्ह क्या रहेगा, क्योंकि वो चुनाव चिन्ह उस समय उनका चक्र चुनाव चिन्ह था। तो उन्होंने बताया कि चुनाव चिन्ह वो हमारा नहीं, क्योंकि हम नया दल बना रहे हैं। मेरे पिताजी ने कहा कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और इसी दल में रहेंगे, हमको मंत्री पद नहीं चाहिए और बिना मंत्री पद के ही रहे। और अगला चुनाव भी जब वो लड़े तो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का लहर चल रहा था और जनता दल औ से चुनाव लड़े थे और भाट पारानी विधानसभा क्षेत्र में पूरे प्रदेश में राम मंदिर के नाम पर लोग जीतते जा रहे थे, लेकिन भाट पारानी विधानसभा क्षेत्र में भारी मतों से मेरे पिताजी चुनाव जीत गए। तो जनता के बीच में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दल के आधार पर लोग चुनाव जीते। माहौल कुछ और रहता था, लहर कुछ और चलता था, लेकिन इन लोगों के नाम का एक अलग ही लहर चलता था। ये अपने नाम के लहर से चुनाव जीतते थे। तो मौजूदा राजनीति को जब आप देखते हैं तो क्या लगता है कि आज के राजनीति में कोई विचारधारा ऐसी बची है या फिर सिर्फ चुनाव ही रह गए हैं? देखिए, दलगत राजनीति की, दल की निष्ठा और दल के प्रति जनता का समर्पण है। पहले ये लोग संघर्ष के बल पर जिन 3 नामों को आपने बताया है, इन 3 नामों ने अपनी पहचान को बनाने के लिए दल के साथ रहते थे, लेकिन व्यक्तिगत इन लोगों की अपनी पहचान थी। मैं प्रयास करता हूं कि जनता के दिलों में अपना स्थान बना पाऊं। कोई ना कोई मेरे अंदर कमी होगी कि जो ऊंचाई, जो समर्पण जनता के प्रति उन लोगों का, मेरे पिताजी का था, मेरा नहीं बन पाया। मैं उसे कई बार अध्ययन करने का, जानने का प्रयास किया हूं, लेकिन मैं उस सांचे में कभी कभी मुझे लगता है कि मैं फिट बैठ रहा हूं, कभी लगता है कि मैं नहीं बैठ पा रहा। लेकिन एक चीज में मैं फिट बैठने का प्रयास करता रहा हूं, करूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक करूंगा कि मैं ईमानदारी के पद चिन्हों पर चल रहा हूं, तो चलते रहूंगा। सर, आपके पिताजी ने एक विचारधारा की राजनीति किया और जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि सिर्फ चुनाव चिन्ह की वजह से उन्होंने अपना कैबिनेट मंत्री बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो फिर आपके सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपने फिर उसी विचारधारा को लेकर आगे नहीं बढ़ा और उन्होंने सपा और बसपा की राजनीति की और आपने भाजपा को ज्वाइन कर लिया? भारतीय जनता पार्टी को मैंने जब ज्वाइन किया था तो 2022 के चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, पर्चा दाखिला समाप्त हो चुका था। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ और भारतीय जनता पार्टी में जिस समय मैं शामिल हुआ था, चुनाव लड़ने की निष्ठा से नहीं, पार्टी को जिताने और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार को पुनः बनवाने की नियति से मैं शामिल हुआ था। लेकिन पहले अगर मैं शामिल हुआ होता तो मैं भी कह सकता था, आप भी कह सकते थे कि आप टिकट के लालच में आए। मैं पर्चा दाखिला समाप्त हो चुका था और सारे प्रत्याशी पर्चा दाखिला कर चुके थे। 1-2 दिन का प्रचार अभियान चल चुका था, तब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया और क्षेत्र की जनता के मांग पर मैं आया। लेकिन जब हम आपके पिताजी को देखते हैं कि वो विधायक जब बने थे तो उस समय वो मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। उनकी निष्ठा मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह जी के तरफ थी। तो जो काम मुलायम सिंह जी ने किया था उस तरह का काम वर्तमान समाजवादी पार्टी के मुखिया नहीं कर रहे हैं। तो मेरी भी निष्ठा उनके प्रति धीरे धीरे कम होने लगी, उनके कार्यों को देखते हुए और योगी जी के कार्यों को देख करके मैं उनसे प्रभावित हुआ और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ।
जैसे अभी आपने पहले ही बताया कि जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था उसमें चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, टिकट भी मिल गया था और आपकी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो फिर आप भाजपा से क्यों जुड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से इसलिए जुड़ा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश में पुनः बनवाने के लिए योगी जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसमें एक कार्यकर्ता के बढ़ाने के रूप में मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था। मैं अपने एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में आया था, किसी नेता या प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया था। तो क्या अब आप विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा के चुनाव पर लड़ने के लिए जो लोग आवेदन करेंगे मैं भी आवेदन करूंगा, और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, देश का नेतृत्व अगर मुझे स्वीकार करेगा, लगेगा कि उसके लिए मैं योग्य हूं, तो मुझको भारतीय जनता पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी। जनता मुझे पसंद करेगी, जनता मुझे चाहेगी तो मुझे विधायक बनाएगी, नहीं चाहेगी तो मैं सेवक बन के जैसे सेवा कर रहा हूँ वैसे सेवा करता हूँ। लेकिन अगर आपने भाजपा ज्वाइन कर दिया और विधायक बनने की इच्छा अब आपके मन में है, लेकिन अगर भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे आप? मैं भारतीय जनता पार्टी में जब आप बताया तो जब मैं पिछली बार आया था तो एक कार्यकर्ता के रूप में आया था, मैं प्रत्याशी के रूप में नहीं आया था। आज भी मैं कार्यकर्ता ही हूँ, और कल अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी तो तब भी मैं कार्यकर्ता ही रहूंगा। मतलब चुनाव केवल आपकी इच्छाएं तो हैं, लेकिन ये सब पार्टी के ऊपर ही निर्भर है। पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं देगी तो आप कार्यकर्ता की सेवा करेंगे। जिस दिन तक समाजवादी पार्टी में था मेरी निष्ठा समाजवादी पार्टी की तरफ थी, लेकिन जिस दिन 11 फरवरी 2022 को मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिया, उस दिन से मैं भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता हूं, और ईमानदारी पूर्वक मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। अगर पहले मन होता तो 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं जरूर कहीं ना कहीं लड़ भीड़ करके कुछ न कोई न कोई पद ले लिया होता, लेकिन कोई पद इतनी बड़ी लालसा नहीं। पद तो मैंने जब से होश संभाला, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे पिताजी विधायक थे, मैं जब हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहा था तो मेरे पिताजी विधायक थे, जब बीए एमए कर लिया तो मेरे पिताजी सांसद थे, और जब और होशियार हुआ और परिपक्व हुआ तो प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री थे। तो पद तो मैंने बहुत देखा है। मेरे बड़े भाई डिस्ट्रिक्ट जज तक रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर से रिटायर हुए। मैं पद हमारे परिवार में बहुत विभिन्न तरह के रहे, पद की बहुत उतनी लालसा नहीं रह गई। जनता की सेवा करना, जनता के बीच में रहना और जनता के सुख दुख में शामिल होना, और अगर किसी जनता के समस्या के लिए कोई मूलभूत समस्या हो उसके लिए मैं संघर्ष करने के लिए और उस आवाज को उठाने के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूं। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि जनता के सामने अनेकों समस्याएं आ रही है। आज हम देखते हैं कि विधानसभा में दर्जनों ऐसे नेता हैं जो विधायक बनना चाहते हैं अब, लेकिन उसके बावजूद भी जनता किसी काम के लिए या तो तहसील पे जा रही है, ब्लॉक पे जा रही है, तो उसको सैकड़ों हजारों रुपए रिश्वत देने पर जा रहे हैं। तो जनता हमसे पूछ रही थी, एक बार सरकार जब पॉडकास्ट करिएगा तो पूछिएगा जरूर कि जब इतने ढेर सारे विधानसभा प्रत्याशी हैं और इतने ढेर सारे जो नेता हैं जो विधायक बनना चाहते हैं, अब इनके रहने के बावजूद भी अब हमें रिश्वत देना पड़े, तो फिर इन नेताओं का क्या काम? एक पिक्चर आई थी दबंग 2, उसमें अजय देवगन शायद अभिनेता हैं, उसने डायलॉग बोला था कि अगर मेरा राजा, उस क्षेत्र का राजा ईमानदार हो तो चोरी डकैती बेईमानी घूसखोरी तो छोड़ दीजिए, मंदिर से चप्पल तक गायब नहीं होगा। अगर स्थानीय स्तर पर ईमानदारी बरती जाएगी तो किसी माई के लाल की अधिकारी की हैसियत नहीं है कि वो 4 आना किसी से घूस ले ले। मैं किसी पद पर नहीं हूँ, मेरे पास तमाम
उदाहरण है कि दरोगा, आप सिपाही या तहसील के लोग, चाहे किसी अधिकारी ने अगर किसी गरीब कमजोर से पैसा ले लिया है तो मैं उसे थाने से वापस करवाया। अभी हाल में भी कई बार कई लोग आम जनता का पैसा मैं वापस करवाता हूँ। ईमानदार मैं हूं तो मैं अगर दबाव बनाऊंगा तो उनको करना पड़ेगा। अगर उसके साथ न्याय नहीं हुआ है तो पैसा लेकर के अगर कोई अधिकारी चाहता है, अगर मैं पद पर रहूंगा तो मैं सूरज जी इतना तो विश्वास दिलाता हूं, एक अधिकारी या एक कर्मचारी अगर किसी आम जनता से पैसा ले ले तो मैं सरकार के खिलाफ या अपने किसी भी व्यक्ति से लड़ने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। लेकिन जब आपके मन में अगर इतना समर्पण का भाव है और इतनी ईमानदारी है तो आप जनता के लिए सड़क पर उतर के आंदोलन क्यों नहीं करते? मैं आंदोलन किया था, आंदोलन करता रहा हूं। पूर्व में आज यही हाल के दिनों में घटना हुई है। एक भवानी छापर की एक महिला को सांप काट ली। चकिया कोठी हॉस्पिटल पर सर्पदंश का इंजेक्शन लेने के लिए गया और वहां इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था। बहुत दुख हुआ यह सुन करके। डेट तो नहीं याद है, लेकिन 2022 से पहले की ही बात है। मैं आंदोलन किया था चकिया कोठी के खिलाफ। चकिया कोठी पर मैं धरना पर बैठा था और जिस दल में मैं था उस दल के लोगों ने पूरे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को रोकने का प्रयास किया। मेरी निजी कोई मांग नहीं थी। मैं जनता के हितों में, उस मांग में भी मेरा मांग था कि सांप काटने का इंजेक्शन चकिया कोठी हॉस्पिटल पर उपलब्ध कराया जाए। डॉक्टर जो रेगुलर बैठते हैं उनको डॉक्टर के रेगुलर बैठने की व्यवस्था किया जाए। बीच में मैंने कई बार लिखा पढ़ी भी किया। किसी कारणवश हम किसी पद पर नहीं हैं तो हमारे पत्रों का कोई उतनी गंभीरता नहीं ली जाती है। लेकिन मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर मैं पद पर रहूंगा तो निश्चित चकिया कोठी के हॉस्पिटल को, जीर्ण शीर्ण हॉस्पिटल को एक अच्छे आधुनिक हॉस्पिटल में बदलवाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि चकिया कोठी हॉस्पिटल के पास आज भी सुदूर ग्रामीण इलाके में और ज्यादा जमीन है, वहां एक व्यवस्थित और बड़ा हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल। अब बात अगर हम स्वास्थ्य की ही करें तो बात चकिया कोठी की हो या बात रसोई की हो या बात द्वार की हो या बात भागरानी की हो, जब मैं किसी भी नेताजी के पास बैठता हूं, उनका पदकास्ट करता हूं, तो सब लोग यही कहते हैं कि मैंने यहाँ रूम बनवा दिया, मैंने यहाँ बेड लगवा दिया, कोई कहता है कि मैंने यहाँ मशीनें लगवा दी। उसके बावजूद भी अगर इतनी ढेर सारी समस्याएं आज भी इन हॉस्पिटलों में दिखता है तो सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? पूर्ववर्ती जो 20-25 सालों में राजनीति जो भाजपा रानी की हुई है, यहाँ के जो नेता रहे, जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने ईमानदारी पूर्वक स्वास्थ्य सुविधा पर काम नहीं किया। इस बात को मैं अक्षरशः स्वीकार करता हूं। मैं प्रतापपुर फैक्ट्री चीनी मिल के खिलाफ एक बार किसानों के साथ जब अन्याय हो रहा था तो एक बार मैं वहां आंदोलन किया था। समस्याओं का निराकरण मैं कराया। फिर उसके बाद मैं चकिया कोठी पर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मैं आंदोलन किया, उस समस्याओं का निराकरण कराया। लंबी अवधि तक कुकुर घाटी चौराहे पर पानी लग जाया करता था। मैं उसके लिए चकिया थी, कुकुर घाटी चौराहे पर मैं आंदोलन किया था, सभा किया था, सरकार से मांग किया था। अब जाकर के वह सुनने में आया है कि वो सड़क पर काम शायद लगा। लेकिन आंदोलन करेंगे, आंदोलन किया जाएगा
कोई जरूरी नहीं है कि आंदोलन हिंसात्मक हो। आप और हम अपनी बात को तार्किक तरीके से अधिकारियों के बीच में रखेंगे। निचले स्तर पर नई कार्रवाई होती है तो निश्चित अगर अगले स्तर तक ले जाया जाए, योगी जी तक ले जाया जाएगा तो निश्चित कार्रवाई होगी। और तमाम सरकार की योजनाओं के तहत, सरकारी योजनाओं के तहत भाट परानी ही विधानसभा क्षेत्र में योगी जी ने तमाम काम दिया है, बड़े बड़े सड़कें दिया है। वो खुद डिमांड करते हैं कि जनप्रतिनिधि लोग, जनप्रतिनिधि लोगों को बुला करके कहते हैं कि आप सड़क दीजिए बड़ी ताकि मैं बनवाऊं। बिल्कुल, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ। और आप जैसा अपने आंदोलन का जिक्र कर रहे थे कि आपने इतने ढेर सारे आंदोलन किए और आप तो मंत्री जी के लड़के भी रह चुके हैं, तो इतने आंदोलन करने के बाद और आपके पास इतने पैरवी, इतने सोर्स हैं, उसके बावजूद भी मैं देखता हूँ कि आज भी भाजपा में कोई आता है इलाज कराने तो उसको रेफर कर जाता है, दमड़िया जाता है। तो इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ? सोर्स यह नहीं होता है कि मैं स्वर्गीय हरिवंश सहाय जी का बेटा हूं, इसके बाद मेरे पास क्या है और क्या है बताइए। इस समय तो ना मेरे पिताजी जिंदा है, ना मैं किसी बड़े पद पर, मैं भारतीय जनता पार्टी है, उस नाम के आधार पे आपको बड़े अधिकारियों से, बड़े नेताओं से संपर्क तो होगा ना। भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर, स्वर्गीय हरिवंश सहाय जी के पुत्र होने के तौर पर मैं अधिकारियों से बात करके, आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाट परानी चले जाएं और आप हर डॉक्टर के मोबाइल में चेक करेंगे कि रोज 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक निश्चित मेरा 5 फोन गया रहता है कि फला आदमी गया है, उसका तत्काल अच्छा से इलाज कीजिए, इनकी ये समस्या है, जाइए। अगर किसी को अगर कोई समस्या हो जाती तो यहाँ से 200 मीटर है, मैं दौड़ कर चला जाता हूँ। एक बार जेठ का महीना था और परड़ी की एक लड़की, 4 साल की लड़की आग से जल गई थी, झुलस गई थी, और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर के आसपास है। मैं सड़क पर उतरा, मेरी साधन कोई नहीं थी, मैं मोटरसाइकिल ढूंढते ढूंढते मैं हॉस्पिटल तक पैदल गया था। जिस यह उस समय का है जब एकदम चेहरा झुलस जाता है, धूप में मैं पैदल गया और जा करके उसके इलाज कराने का प्रयास किया। फिर यहाँ से रिफर करा करके देवरिया ले गया और देवरिया जाने के बाद वो बेचारी बच्ची नहीं बच पाई। तो मैं उनके परिजनों को, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी जी ने 4 लाख रुपया अनुदान दिया था, सहायता राशि दिया था आग में जलने पर। तो क्या आप इस मन से वादा करेंगे कि कोई व्यक्ति सरकारी अस्पताल में आता है, उसका इलाज होता है और उसको दवा अगर बाहर से मंगवाना पड़ता है तो आप कार्रवाई करवाएंगे इस पे? मैं अगर जनप्रतिनिधि होता तो मैं निश्चित रूप से इस काम को करूंगा। कई लोग हमसे पूछ रहे थे कि आप माननीय से पूछिएगा, क्योंकि इन्हीं पे एक विश्वास भी है कि अगर ये विधायक बन जाते हैं या जब इनके पास अगर हम अपना समर्थन देते हैं, इनके पास अवसर मिल जाते हैं, तो क्या इतना क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है रुक पाएगा? निश्चित रूप से रुकेगा। मैं नीचे अपने कार्यालय में मैं बैठता हूँ, जिस कुर्सी पर मैं बैठता हूँ वही बगल वाली उसी तरह की कुर्सी पर जो लोग समस्या लेकर आते हैं वो लोग भी वहीं बैठते हैं। जिस तखत पर मैं बैठता हूँ उसी पर उन लोगों को भी बैठाता हूँ। और न ही मेरे पास कोई अच्छी ताम झाम की व्यवस्था है या दरवाजा, पुराने लोग भी जानते हैं, नए लोग भी जानते हैं। मैं इसको पुनः याद दिला दे रहा हूँ, यह सहाय निवास का दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। जिसको समस्या आती है, जिस तरह की आता है, अपनी बात कहता है। यहाँ तक कि एक मेरा ही राजनीतिक आवास कार्यालय ऐसा है कि अगर धूप में अगर कोई जल रहा है, प्यासा है, तो हमारे कार्यालय में जाएगा, उसको पानी पीने की, रहने की, आराम करने की व्यवस्था मिलेगी। हम अनवरत जनता की सेवा के लिए 24 घंटा यह दरवाजा खुला है। 24 घंटा कोई ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ उद्योगपति या किसी माफिया, सब सामान्य लोग आते हैं और सामान्य लोग अपनी बात कहते हैं, मैं उनकी समस्याओं को सुनता हूँ। हमारे यहाँ किसी का पर्ची नहीं लगता है, किसी को 2 घंटा इंतजार नहीं करना पड़ता है कि मुलाकात करने के लिए कभी 2 घंटा इंतजार करना पड़ेगा।
जो आता है वो तुरंत मैं उनसे मुलाकात करता हूँ। आप इतने वर्षों से क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या नजर आती है? देखिए, इस भाटपरानी विधानसभा क्षेत्र, तहसील क्षेत्र, भाटपरानी तहसील क्षेत्र किसानों के लिए का क्षेत्र है या कृषि प्रधान इलाका है। यहाँ सबसे पहले मैं, अगर मुझे पद मिला और मैं अनवरत प्रयास करते रहता हूँ कि यहाँ एक किसानों की मंडी स्थापित किया जाए। व्यापारी अपने हिसाब से किसानों से मोल भाव करके उनके कृषि थी सब्जी या अन्य तरह के फसलों का दाम लगाते हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं किसानों के लिए पहला काम करूंगा कि मंडी बनवाऊंगा, क्योंकि यह इलाका हरी सब्जियों का, शायद आपको जानकारी हो या न हो, ये जो बंगरा से लेकर के और ये सड़क जहाँ सफेद मिट्टी का एक जगह है, वहां का परवल इस देश के सभी 5 स्टार होटलों में उपयोग किया जाता है। और यहाँ के किसान नहीं जान पाते हैं और व्यापारी औने पौने भाव में उनसे मोल भाव करके लेकर चले जाते हैं। अगर मंडी हो जाएगी तो अपने सामान का स्वयं दाम लगाएंगे और स्वयं उसके दाम को बेचेंगे। तो आज तो आपके पार्टी के विधायक हैं, और अगर आपके स्वप्न है कि मैं मंडी बनवा देता हूँ, पता नहीं भविष्य में आपको अवसर मिले ना मिले, तो आप अपने विधायक जी को सुझाव क्यों नहीं देते कि यहाँ मंडी बनवा दे किसानों के लिए? वो भी किसान के बेटे हैं, उनको भी ये बात समझना चाहिए, उनको भी तो करना चाहिए। तो अभी थोड़े दिवस पहले बंगरा बाजार में स्वर्गीय भागवत भगत जी की प्रतिमा लगी हुई थी। किसी अराजक तत्व द्वारा उस प्रतिमा को तोड़ दिया जाता है। आप भी वहां जाते हैं, कई पार्टी के नेता भी वहां आते हैं, सभी लोग धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, और आप मूर्ति लगवाने के लिए अपने समाज के लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम ही करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रतिमा वहां नहीं लगी है। तो आपके भी समाज के लोग पूछ रहे थे कि अरविंद साहिल से पूछिएगा कि मूर्तियां कब लगेगी। जब आंदोलन हुआ था तो मैं प्रशासन के लोगों से, अन्य लोगों से मैं वार्ता किया। मैं दिखावा नहीं कर पाया और न ही मुझे दिखावा करना आता है। मैं सीखा नहीं, इसका ढंग किस तरह का होता है यह मैं पढ़ नहीं पाया। मैं चाहता था कि भागवत भगत जी की जो प्रतिमा है, भागवत भगत जी किसी व्यक्ति के, किसी दल के नहीं थे, वह भारत के थे। वह भारत के जनता के लिए अंग्रेजों से लड़े थे। अभाव के दिनों में खजड़ी बजा करके और भारत के लोगों को जागृत करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का काम किए थे। मैं चाहता था कि सरकारी तंत्र से इस मूर्ति को लगाई जाए और इसे पर्यटक स्थल घोषित किया जाए। और उस मुहिम में मैं स्थानीय प्रशासन से मिल करके चिट्ठी पत्री में चलवाया। बीच में तमाम लोगों ने कहा कि हम लगवा देते हैं मूर्ति, हम लगवा देते हैं मूर्ति। मैंने यहां तक कहा कि जिसको जिसको मूर्ति लगवाना है, चबूतरा बड़ा है, सभी लोग अपने अपने नाम की मूर्ति लगवा लें, लेकिन भागवत भगत किसी दल के नहीं है और किसी व्यक्ति के नहीं है। वो सबके थे, सबके हैं, सबके रहे। लेकिन लोगों के मन में एक प्रश्न ये भी आ रहा था कि जब मूर्ति लगवाने की बात हुई थी और आपने कार्यक्रम कराया था, तो सिर्फ एक ही जाति के लोगों को कार्यक्रम क्यों बुलाया था? कब भाग, ऐसा तो कोई कार्यक्रम हुआ नहीं था। जो सम्राट अशोक जी की जयंती पे आप लोगों ने कार्यक्रम किया था, कई लोग मन में पूछ रहे थे, क्योंकि उस कार्यक्रम की वजह से समाज में जातिवाद वाली भी स्थिति बहुत तेजी से पनप गई थी। मैं उस कार्यक्रम में एक कार्यकर्ता, इस क्षेत्र की जनता और इस क्षेत्र के राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते मुझे बुलाया गया था। मैं उस कार्यक्रम में मैं गया था और वह कार्यक्रम सम्राट अशोक जी की जयंती की थी। वह किसी जाति की जयंती नहीं।
और किसी जाति का कार्यक्रम नहीं था। सम्राट अशोक किसी जाति विशेष के नहीं थे, वह सम्राट का नाम दिया गया था, वह चक्रवर्ती राजा थे, इसलिए उनको सम्राट का दर्जा दिया तो गया। क्या आप ऐसे कार्यक्रमों के समर्थक हैं कि कोई ऐसा कार्यक्रम किसी महापुरुष के नाम पे हो और उसमें सिर्फ एक समाज के लोग जाएं? नहीं, अन्य लोग भी आए थे, मैं कुछ लोगों को देखा था जो अन्य लोग भी थे। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि क्या कोई ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जो किसी महापुरुष के नाम पे हो रहा है, उसमें सिर्फ एक जाति के लोग जाएंगे, तो क्या आप ऐसे कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं? देखिए, जाति विध्वंस पैदा करने वाला कोई भी कार्यक्रम का मैं समर्थक नहीं। कोई भी किसी भी वर्ग का हो, चाहे हमारे वर्ग का हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, जातिगत भावनाएं और जातिगत विवाद जिस कार्यक्रम से होता हो, उस कार्यक्रम का मैं पक्षधर न पहले था, न हूं और न आगे भी रहूंगा। सभी जाति, सभी वर्ग न मेरे लिए, मैं जिस जाति का वो बीच की जाति। कुछ को निम्न कहा जाता है कि किसी को ऊंचे कहा जाता है, हम तो बीच वर्ग के, हम तो दोनों के बीच में रहने वाले। हम क्यों किसी पक्ष के होने जाए? हमारे लिए सभी लोग बराबर, सबका एक समान भाव से सम्मान है, और उस सम्मान में कभी मैं कमी करने का प्रयास नहीं करता। मैं बात इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि पेशे से आप एक शिक्षक भी हैं, एक दीर्घ आयुष के प्रचार्य भी हैं, और आप समाज को बहुत अच्छे ढंग से समझ भी रहे हैं। तो आज समाज में आपको लगता है कि पहले हिंदू और मुस्लिम की राजनीति होती थी, अब तो अगड़ा और पिछड़ा की राजनीति हो रही है, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए, हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को जागृत करने की जहां तक बात है, मैं तो भाट परानी क्षेत्र में कभी मैं नहीं देखा। तमाम ऐसे लड़के हैं जो मैं देखा हूं कि होली के दिन यहाँ होली खेलते हैं, दूसरे संप्रदाय के हैं। और मैंने ये भी नहीं देखा, मेरे तमाम ऐसे साथी हैं जो हमारे साथ ईमानदारी पूर्वक, हमारे पिताजी के साथ ईमानदारी पूर्वक लोग रहे हैं। कहीं जाति भावना नहीं है। मैं इस भेदभाव में कभी स्वीकार नहीं किया, न ही मैं इसको बर्दाश्त करता हूँ, और कभी मेरे अंदर इस तरह की भावना आई नहीं। तो आपने पिछले कुछ दिनों में क्या महसूस नहीं किया कि स्वर्ण बनाम पिछड़ा की राजनीति हो रही थी? कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जाति और द्वेष फैलाने का प्रयास कर रहे थे। नहीं, इसका समर्थन मैं नहीं करता। जो लोग करते हैं, मैं उसमें किसी भी वर्ग का हो, मैं उसका समर्थन नहीं करता, चाहे वो हमारे वर्ग का हो, चाहे हमारे, हम सभी लोग तो यहाँ जो भाट परानी क्षेत्र के हैं, सभी हमारे ही वर्ग के हैं। सभी को एक भाव देखता हूँ। कोई जातिगत भावना अगर कोई फैलाता तो मैं उसका समर्थन नहीं करता, भेदभाव नहीं। समाज में सामाजिक समरसता का भाव कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? सामाजिक समरसता का भाव सभी के साथ बैठना, किसी को ऊंचा नीचा न समझना, उसका सभी का एक भाव सम्मान करना, उनके साथ सहभोज करना। उनके सुख दुख में तो सभी लोग जाते आते हैं, सहभोज भी करते हैं। अगर ऐसी बात इधर मैं अभी सुना हूँ, ये सब बातें अच्छी नहीं है और ये बहुत जल्दी ही अपने आप ये समाप्त हो जाएगी। मैं नहीं मानता कि यह बहुत लंबी अवधि तक चलने वाली लड़ाई। जो लोग ये कर रहे हैं वह विफल होंगे, और यहाँ की जनता, यहाँ के लोग इस बात को समझते हैं। कहीं इसमें किसी के बीच में मैंने महसूस नहीं किया है कि कहीं कोई भेदभाव। अच्छा, युवा यह भी जानने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि कोई युवा जब समाज में आता है उसके मन में थोड़ी सी इच्छा जागृत हो जाती है कि हम भी थोड़ा सा चुनाव लड़ रहे थे। नए युवाओं को राजनीति में आने के लिए क्या सुझाव देंगे? ईमानदारी पूर्वक कार्य करें, जनता के सुख दुख में रहें, और हम उस व्यक्ति के पुत्र हैं जिस व्यक्ति ने भाट परानी सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने साथियों को, जनप्रतिनिधि, राजनीति में विभिन्न दलों में जो लोग चले गए, उन लोगों को बनाने का कार्य किया। मैं उनसे कुछ सीखा हूँ, उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करता हूँ। जो भी हमसे मिलने का जो आता है, जो अगर हमसे सही राय लेना चाहता है राजनीति के संबंध में या किसी भी संदर्भ में, तो मैं उसको सही राय देता हूँ। अगर वह योग्य है
वह कर्मठ है तो उसको राजनीति में आना चाहता है तो आए, और उसका जितना सहयोग हो पाएगा मैं करने का प्रयास करता हूँ। भात प्राणी को लेकर क्या विजन है आपका, क्या सपने देखते हैं भात प्राणी को लेकर? अभी तो मैं आपसे पहले ही बताया कि किसानों के अपने कुछ 5 विजन के बारे में बताइए कि अगर आपको जनता अवसर दे देगी तो 5 क्षेत्रों में आप बड़ा काम करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हाँ। किसानों के हितों के लिए जो भी योगदान देना हो, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा का स्तर बहुत धीरे धीरे खराब होते जा रहा है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। व्यवसायीकरण हो चुका है, तो मैं नौजवानों को, नए लड़कों को, नए विद्यार्थियों को मैं प्रयास करूंगा कि वह व्यवसायी शिक्षा का अध्ययन करें और उच्च शिक्षा प्राप्त करें, और शिक्षा के माध्यम से ही सफलता की अगली सीढ़ी बन सकती है, और भ्रष्टाचार में रुकावट और रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करें। ये मेरे 5 विजन। कुछ नए युवा जो थे, जो कुछ सीख रहे हैं या कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब और उनके अंदर कोई स्किल है, लेकिन जब जैसे उनके अंदर थोड़ा स्किल आ जाता है, कुछ पारंगत हो जाते हैं कामों में, तो उनको अपने काम करने के लिए फिर यहाँ कोई वैसे अवसर नहीं मिल पाते हैं, वैसे वो बाहर जाते हैं। फिर तो आप लोगों को नहीं लगता कि क्षेत्र में कुछ ऐसे संस्थान होने चाहिए जहां से इन विद्यार्थियों को सीधे अवसर मिल जाते हैं? असल में एक कृषि प्रधान इलाका है। हाँ। सघन आबादी है और उपजाऊ, सबसे बड़ी समस्या है कि सघन आबादी, दूसरे उपजाऊ जमीनें हैं। अगर किसी किसान के पास 5 कट्ठा भी जमीन है तो अपने पौरुष और अपने मेहनत के बल पश्चिम के 25 बीघे के बराबर उपज करके 5 कट्ठे से अपने बेटे को बाहर पढ़ाता है, अपनी बेटी को की शादी करता है, दवा की व्यवस्था करता है और अपना छोटा ही मकान बनवाने का प्रयास करता है। यह सब करने के बाद वह यह भी प्रयास करता है यहाँ का किसान कि हम 6वें कट्ठा जमीन ले लें। ऐसी परिस्थिति में कोई किसान अपनी जमीन जल्दी देना नहीं चाहता। जो सच्चाई है मैं इसको सीधे सीधे बता रहा हूं। इसलिए कोई बड़ा कल कारखाना यहाँ आ नहीं पाता है, आता भी है तो व्यावसायिक रूप से इतनी दूरी हो चुकी है, क्योंकि व्यवसाय का केंद्र बंबई या महाराष्ट्र से चल करके यहाँ आते आते बहुत दूर हो जाता है। आईटी के सेक्टर में अगर बहुत विकास हुआ तो गुड़गांव और नोएडा और दिल्ली तक हो पाया, वहां से भी इसकी दूरी 1000 किलोमीटर। कलकत्ता व्यवसाय का एक प्लेटफार्म था जहां से निर्यात की, आयात की सुविधा होती थी, उसकी भी दूरी बहुत है। नए छोटे छोटे कुटीर टाइप उद्योग इधर लगाए जा सकते हैं और कुटीर उद्योगों के माध्यम से यहाँ के लोगों का आर्थिक विकास किया जा सकता है। आपके पिताजी के जीवन का कोई ऐसा काम जो आज आप जनता को बताना चाहें, क्योंकि जो नई पीढ़ी के जो युवा हैं, नई पीढ़ी के जो मतदाता हैं, ये सिर्फ नाम सुने हैं लेकिन किसी काम को ना इन्होंने देखा है ना जाना है, कोई ऐसा काम जो आप नए युवाओं को बताना चाहें कि पिताजी थे तो उनके दौर में ऐसा उन्होंने काम किया था? पहले भाटपरानी विधानसभा क्षेत्र में खामपर थाना था और खामपर थाना से ही भाटपरानी बनकटा संचालित होता। ये नदी इस पार पूरा, अच्छा, ये पूरा नदी इस पार और नदी उस पार जो केरवनिया का नदी है, उस पार जो नदी आती है छोटी गंडक,
उस पार खुखुंदू से संचालित होता। हम्म, कुछ गांव नदी उस पार के हम्म, कुछ गांव खामपार थाना क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और पुलिस प्रशासन निरंकुश हुआ करता था। जब राजनीति की शुरुआत उन्होंने किया था तो एक उनका छात्र ये टीकम पार का शायद रहने वाला था और उनको खामपार थाने की पुलिस ने पीट पीट करके मार डाला था। और एक शिक्षक थे मदन मोहन मालवीय इंटरमीडिएट कॉलेज में और उन्होंने खामपार थाने का घेराव किया और लिखा पढ़ी किया प्रशासन की कमियों को, पुलिस के कमियों को लिखा पढ़ी किया। पूरा खामपार थाना सस्पेंड किया गया, उनके ऊपर 302 का मुकदमा लिखा गया। बाद में मुकदमा चलने के दौरान इस सारे पुलिस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। अंतिम में मैं देखा था कि एक बार खामपार थाना क्षेत्र में जब धीरे धीरे बुजुर्ग होते गए थे, बहुत बुजुर्ग हो गए थे और एक बार वो जा रहे थे गांव और खामपार थाना क्षेत्र पर ही कुछ महिलाएं खड़ी थी तो पता चला कि कुछ लड़कों के साथ पुलिस ने ज्यादती किया है। उस समय बहुत बुजुर्ग हो चुके लेकिन वह जज्बा था, वह वहीं गेट पर से उतर करके पैदल गए और उस समय पूर्व सांसद थाने के दरवाजे गेट पर बैठे बाहर। दरोगा जी कहे कि आप बाहर आइए, मैं थाने के अंदर नहीं आऊंगा, तब तक नहीं आऊंगा जब तक आपने जो जाति किया है, निर्दोषों को आपने बैठाया, उनको छुड़वाए। और तब मैं देखा कि बहुत उस समय मोबाइल नहीं चला पाते थे, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था, मोबाइल नहीं, लेकिन पता नहीं कहां से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुरुष उनके साथ लग करके थाने के बाहर बैठे। तो जो प्रशासन द्वारा, कहने का मतलब ये था कि जो प्रशासन द्वारा बीच में तमाम उदाहरण है, चाहे भाटपार थाने का घेराव हो, भाटपार थाने पर के एक दरोगा थे बहुत दबंग विजय शंकर राय, उन्होंने पीट पीट करके रामजी यादव को हत्या कर दिया था। उनकी इतनी चलती थी कि वो भाटपारानी सीओ सर्किल क्षेत्र के जितने थाने हैं लगभग सभी थानों पर पोस्ट हो चुके थे। यहाँ तक कि भाटपार में दूसरी तीसरी बार पोस्ट हुए थे। हर थाने में कोई ना कोई गलती करते थे और मेरे पिताजी उनके ऊपर उनको सस्पेंड, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। यहाँ भी उनके खिलाफ लड़ करके थाने का घेराव करके उनके ऊपर 302 का मुकदमा लिखवाए थे। खामपार थाने के एक दरोगा थे त्रिभुवन चौबे हेलमेट, बहुत जाति करते थे, बहुत ही जालिम किस्म के दरोगा थे। जेठ की गर्मी में धूप में आंदोलन किया था, बहुत लंबा आंदोलन चला था। तब तक आंदोलन चला जब तक कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए आश्वासन दिया, उनको हटा करके उनके खिलाफ जांच कमेटी बैठाई गई और जांच कमेटी बैठाई गई, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, वह सस्पेंड किए गए। और अंतिम दिनों में यहाँ तक की स्थिति ये हो गई कि पेंशन तक के लिए वो मारे मारे फिरते थे। तो पुलिस प्रशासन के द्वारा अगर कहीं भी जाति की जाती थी तो पुराने लोगों से सुनने को मिलेगा कि मेरे पिताजी की तरह किसी ने भी संघर्ष नहीं किया था और संघर्ष करके किसी गरीब कमजोर के साथ अन्याय होता था प्रशासन द्वारा तो उसके खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठना, उनके खिलाफ लिखा पढ़ी करना। और जो आपने पूछा है कि उनका कार्य, एक चीज तो मैं उनसे सीखा हूं, किसी भी अधिकारी का अगर चार्जशीट तैयार करना हो तो अब तो मेरे पिताजी ने रहे, उनसे अच्छा तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो मैं भी जानता हूँ, चार्जशीट तो मैं तैयार कर सकता हूँ कभी। तो उस दौर के जब आपके पिताजी नेता थे और उन लोगों के अंदर इतनी साहस होते थे, इतनी हिम्मत होती थी कि अधिकारियों से सीधे लड़ जाते थे, तो आज के दौर के नेताओं में इतनी हिम्मत क्यों नहीं आती? या तो अपने पाले लोगों को
पोस्ट कराते हैं। उनका उन लोगों का कोई पाल्य नहीं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, थाने पर कौन पोस्ट हो रहा है, इससे उन लोगों का कोई लेना देना नहीं। जो आता था उससे अपनी बात कहते थे, अगर नहीं सुनते थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते थे। और मैं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हूँ, पूर्व में मैं समाजवादी पार्टी के सरकार में रहा हूँ, मेरी भी बहुत अच्छी पकड़ रही है। मैंने भी कभी किसी अधिकारी की पोस्टिंग की सिफारिश नहीं किया और न ही मैं कभी प्रयास करता। जो रहेगा उसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम जेन्युइन काम कहेंगे तो जेन्युइन काम के लिए तो करना पड़ेगा। इस पॉडकास्ट को नेताजी लोग भी देख रहे हैं, तो नेताजी को क्या सुझाव देंगे कि क्या परिवर्तन करे वो लोग अपने में? ईमानदारी पूर्वक काम करें, जनता की सेवा करें और जनता के हितों को प्रथम प्राथमिकता दें। और आने वाली पीढ़ियां अगर ईमानदारी पूर्वक जनता के बीच को या जनता के समस्याओं को उठाएंगे, जनता के हितों के लिए छोटे बड़े हर तरह के समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां उनको याद रखेंगी। अगर इस तरह का काम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां तो छोड़ दीजिए, कार्यकाल समाप्त होने के बाद कोई किसी को याद नहीं करता। कुछ लोगों के मन में ये भी विचार आ रहा था कि अब अधिकांश नेता लोग अब सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। एक ही पार्टी में कई नेता हैं जिनकी विचारधारा एक ही है, लेकिन आपस में कोई उनका संबंध ही नहीं है। आपस में अनबन क्यों बना रहता है कई पार्टी के नेताओं में? हम तो लगभग सबसे बात करते हैं। जो हमसे बात करता है या फिर मिलता है, मैं व्यवहारिक रूप से उनसे मिलने का प्रयास करता हूँ। और अगर किसी में अनबन है तो उन लोगों का व्यक्तिगत कारण हो सकता है। तो मैं अब देख रहा हूँ कि कोई व्यक्ति, कोई नेता जब देखता है कि इस पार्टी की रहर है तो उस पार्टी में सम्मिलित हो जाता है, फिर जैसे उस पार्टी की रहर थोड़ी कम होती है और दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो क्या नेताओं को ऐसे पार्टी बदलने से जनता में सकारात्मक छवि बनी रहती है? आपसे मैं बात इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि लंबे अनुभव आपने किया है। सच्चाई यह है कि छवि नहीं बदल पाती। मैंने भी दल बदला है, तो मेरे भी दल बदलने की वजह से मेरी भी छवि पर प्रभाव पड़ा। यह सही, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं एक बार पुनः कह रहा, मैं उस समय दल बदला था जब चुनाव शुरुआत हुआ था। अभी सरकार नहीं बनी थी किसी की, कुछ भी संभव था, कुछ भी संभव था। उस परिस्थिति में मैं दल बदला था। इस नमस्कार पूर्वांचल के माध्यम से भाजपा रानी की जनता को यह संदेश देना हो कि वो जनता आप ही को क्यों चुने, तो क्या कहेंगे? मैं जनता के प्रति, यहाँ के क्षेत्र के नौजवानों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति ईमानदारी पूर्वक, गरीब कमजोर दबे कुचे के जो भी सहयोग की बात होगी, एक उम्मीद होती है। सच्चाई ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, किसी को बड़ी फैक्ट्री उद्योग धंधा लगवाने के लिए लाइसेंस नहीं देना है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका कोई बहुत बड़ा कारखाना हो और उस पर गलत तरीके से बिजली बिल या किसी भी तरह की बात आ गई हो जिसको माफ कराना। छोटी छोटी समस्याएं हैं, उन छोटी छोटी समस्याओं के समाधान करने के लिए मैं अनवरत प्रयासरत रहूंगा। बड़ी से बड़ा काम इस इलाके को ताकत के अनुसार डेवलप करने का प्रयास करूंगा और इस चैनल के माध्यम से यह विश्वास दिलाता हूं कि जो भी बन पड़ेगा मैं करने का प्रयास करूंगा। इस नगर के एक व्यक्ति हैं खान सर, जो पूरे विश्व में उन्होंने एक प्रसिद्धि पा लिया है। अभी उनके ऊपर कई सारे आरोप भी लगे थे और कई बड़े विवादों में घिरे हुए थे। आप स्थानीय हैं और आप खान सर को, उनके परिवार के लोगों को देख पा रहे हैं। खान सर के परिवार की हालात शुरू में क्या थी और अब कैसी है, और उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? उनके परिवार की स्थिति शुरुआत में, जब से मैंने होश संभाला, बहुत अच्छी शुरुआत में नहीं थी। आज उनके परिवार की स्थिति बहुत मजबूत हुई है और मजबूत होने के बाद मैं भी खान सर से चाहूंगा, रिश्ते में तो मेरे
भाटपा रानी के हैं तो मुझको छोटे से मुझको जानते हैं, वो बचपन से ही मुझको जानते थे, मुझको चचा चचा कहते थे। मैं भी उनसे उस भतीजा से मैं चाहूंगा कि भाटपा रानी से ही वो जुड़े हुए हैं, उनकी पैतृक पारिवारिक उनका भी जन्म इसी भाटपा में हुआ है। इस भाटपा रानी को स्वीकार करें, अपने मुख से कहें कि मैं भाटपा रानी का मूल निवासी हूँ, और जो पटना या अन्य जगहों पर अपने संस्था चला रहे हैं, एक बड़ी संस्था यहाँ भी चलाने का काम करें। अभी काकरोच जनता पार्टी और कुछ युवाओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पे पेपर लीक को लेके उन्होंने विशाल धरना प्रदर्शन किया, जिसका परिणाम ये रहा कि शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा। आपके पार्टी के शिक्षा मंत्री रहे, आपके पार्टी की सरकार है, तो क्या इस घटना को आप किस रूप में देखते हैं? आपको क्या लगता है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देने से विद्यार्थियों को विजय मिल रहा है? या विद्यार्थियों को विजय तो मैं नहीं स्वीकार करता, या अगर विद्यार्थी मानते हैं कि विजय है तो मैं विजय नहीं मानता। विदेशों की फंडिंग से काकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन किया। व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए, इस्तीफा देना समाधान नहीं किसी का। व्यवस्था सुदृढ़ कराने की मांग करते, उस पर आंदोलन चलता, तो मैं उस आंदोलन का समर्थन करता। लेकिन सिर्फ यही कह देना कि धर्मेंद्र प्रधान जी त्यागपत्र, मैं देखा था कल कि जो काकरोच जनता पार्टी के जो मुखिया हैं, वह धर्मेंद्र प्रधान जी के विजय के बाद जो उनके चेहरे का भाव था, जो उनका उत्साह था, वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी के त्यागपत्र दे देना, इसका मतलब कि आप तो राजनीति से प्रेरित थे, आप इस्तीफा दिलवाना ही आप विजय समझते। व्यवस्था जो गड़बड़ है उसके सुधार की बात होना चाहिए, उसके सुदृढ़ होने की बात। किसी के त्यागपत्र दे देने से, त्यागपत्र मुगलों के जमाने से भी त्यागपत्र होता रहा, आज भी त्यागपत्र होता है, लेकिन व्यवस्था सुधार की बात होनी चाहिए कि यह पेपर लीक वाले समस्या न आए। जैसा कि मोदी जी ने कहा कि इस समस्या का अस्थायी समाधान करेंगे, उसको स्वीकार करना चाहिए। और एक जिस तरह से पूर्व में जो मोदी सरकार ने देश हित में काम किया, इस पर भी एक बार इंतजार करके देख लेना चाहिए। इस्तीफा देना, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस्तीफा देना समस्या का समाधान नहीं है। समस्या समाप्त हो, उसका स्थानीय रूप से अस्थायी रूप से समाधान हो, इसके पक्ष में मैं था। जाते जाते मैं चाहूंगा कि आप युवाओं को कुछ संदेश दे दीजिए, ताकि युवा अपने को सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से तैयार कर पाए और वो अपने भविष्य को बेहतर बनाने के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी संलिप्त रहें और समाज को भी एक सकारात्मक दिशा में लेके आगे बढ़ें। सबसे पहले मैं युवाओं को, नौजवानों को, छोटे नन्हे मुन्नों को मैं यह संदेश देना चाहूँगा, खूब पढ़ें, खेलें कूदें, इसके साथ पढ़ें, और पढ़ लिख लेंगे किसी व्यावसायिक रूप से शिक्षा ग्रहण करें, व्यावसायिक शिक्षा का भी ग्रहण करें, और अपने आप को वैचारिक रूप से मजबूत बनाएं। सिर्फ डिग्री ले लेने से ही नहीं, पढ़ लिख करके स्वतः ज्ञान से अपने आप को आगे बढ़ाएं। रास्ते पूरे विश्व में है, आप आगे बढ़े रहेंगे तो कहीं न कहीं से भी आप आगे बढ़ जाएंगे, और एक बार पुनः शिक्षित बने, सशक्त बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एक शिक्षक, समाज सेवी और राजनीति के मर्मज्ञ डॉक्टर अरविंद सहाय जी हमारे साथ उपस्थित है, जिनसे मैंने कई प्रश्नों को पूछा, आपने भी कई प्रश्नों को भेजा था, उन प्रश्नों को भी मैंने इनसे पूछा और इन्होंने मुखरता से उन सभी प्रश्नों का जवाब भी दिया। आपने पूरे पॉडकास्ट को देखा, आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा कृपया अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा, और आगे हमें किनसे बातचीत करना चाहिए ये भी कमेंट अवश्य करिएगा। आप सभी ने इतने धैर्यपूर्वक और इतने ध्यानपूर्वक इस वीडियोज को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।